तो नमस्कार दोस्तों, परम एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आज की जो क्लास होने वाली है व्याख्या रहित होने वाली है या फिर कह सकते हैं सहित होने वाली है, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे सीडीपी के प्रश्न यहाँ पे और हिंदी के प्रश्न, साथ में आपके बात करेंगे ईवीएस के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें प्रश्नों की श्रृंखला जो है यहाँ पे 15 प्रश्न रखे गए हैं और खास करके उनके लिए जिनका एग्जाम नहीं निकल पा रहा है उनके लिए, क्योंकि आज जो प्रश्नों की श्रृंखला है सभी टॉपिक्स के 5-5 प्रश्न रखे गए हैं एंड टोटल प्रश्न जो है यहाँ पे 5 है और टारगेट आप लोगों का फिक्स कर दिया गया है 10 प्रश्नों का। और देखते हैं कितने लोग यहाँ पे अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और 10 प्रश्न यहाँ पे सही कर पाते हैं हिंदी और यहाँ पे आपके ईवीएस और सीडीपी के प्रश्न मिला के। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से, लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, सब्सक्राइब करके यहाँ पे शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है। पहला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बालक के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादक है। तो पहला कर रहा है कोहलबर्ग, जो कि आपके संबंधित हैं नैतिक विकास से। दूसरा आपका है जीन पियाजे, संज्ञानात्मक विकास से। तीसरा आपका है वाइगोस्की, जेडपीडी से हैं। स्किनर क्रिया प्रसूत अनुबंधन से हैं, अनुबंधन से माने जाते हैं ये। तो यहाँ पे पूछा है कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा आपका यहाँ पे आपके जीन पियाजे से जाएंगे। आप लोगों को पता है कि जीन पियाजे ने 4 चरण बताए हैं, याद रखिएगा कितने चरण बताए हैं, 4 चरण बताए हैं संज्ञात्मक के। संवेदी पेरिगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और यहाँ पे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और यहाँ पे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इन सभी को यहाँ पे चरणों में आपको जानना बहुत जरूरी है। अगली क्लास जब चलाई जाएगी तो सभी चरणों के बारे में ही चलाई जाएगी। यहाँ पे राइट आंसर जो गया था आपका यहाँ पे जीन पियाजे के साथ गया था। जितने लोगों का आया एकदम सही है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी क्या कहा गया है। व्याख्या के अंतर्गत बताया गया है कि यहाँ पे पियागेट प्रोसेसेड यहाँ पे क्या थ्योरी आप यहाँ पे कह रहा है कि कॉन्जिटिव डेवलपमेंट विच आप इंक्लूसिव आप स्टेज, मतलब कह रहा है कि संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण इन्होंने बताया है। पहला चरण जो है यहाँ पे आपके संवेदी परिगामक अवस्था है, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, चौथा जो है यहाँ पे औपचारिक है। अगर इसमें हम बात करें वो यहाँ पे संवेदी गामक अवस्था की, जो कि आपके इंद्रियों के द्वारा चलाता है, हाथ पाँव चलाकर बालक जो है व्यक्त करता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसमें बालक जो है जो ज्ञान है अस्थायी होने लगता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या होता है, बालक वस्तु को देखकर उस पर विचार करना शुरू कर देता है, यानी शुरू नहीं किया है, शुरू कर देता है, यानी शुरुआत होता है। और यहाँ पे कह रहा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, वस्तु हो या फिर न हो उस पर विचार करना प्रारंभ होता है उसका, यानी शुरुआत हो चुका होता है। यानी वस्तु हो तभी विचार करता है, वस्तु न हो तब भी, यानी मूर्त यहाँ पे कह सकते हैं अमूर्त चिंतन होता है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, जो कि आपकी बहुत महत्वपूर्ण है। जेड आप प्रोक्सिमल डेवलपमेंट की बात कर रहा है। कह रहा है कि जेडपीडी यानी जोन, यहाँ पे जोन आप प्रोक्सिमल डेवलपमेंट की अवधारणा किसने दी है। ऊपर ही हमने आपको बताया है कि इनका जो यहाँ पे व्याख्या दिया है या फिर जिसने डेवलपमेंट किया है ये जो है आपके वाइगोस्की से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने बताया कि वाइगोस्की के अनुसार जो जेडपीडी है ये वह अंतर है जो बच्चा अकेले किसी सक्षम व्यक्ति के सहायता से कार्य करता है, मतलब कोई कार्य है उसे कर रहा है, ठीक है, कर रहा है बालक यहाँ से यहाँ तक गया और रुक गया, और फिर किसी व्यक्ति के यानी जो बालक है किसी दूसरे व्यक्ति के सहारा से क्या करता है उस कार्य को पूरा कर लेता है, उसे कहा जाता है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। करा है कि प्रेरणा का कौन सा कारक सर्वाधिक प्रभावित करता है। तो पहला करा है पुरस्कार, दूसरा करा है कि दंड, तीसरा करा है कि रुचि, चौथा करा है कि यहाँ पे भय। पुरस्कार, जब व्यक्ति कोई कार्य करता है, किसी कार्य को करता है, ठीक है, करने के बाद उससे उसके लिए अच्छे कार्य करने के लिए पुरस्कार किया जाता है। दंड कह रहा है कि कोई कार्य गलत कर रहा है उसके लिए उसे दंड दिया जाता है, जो कि गलत है। दंड देना और भय देना ये तो आपका गलत है, बचा आपका 2, पुरस्कार और रुचि। याद रखिएगा जब आप किसी कार्य को करते हैं पुरस्कार पाते हैं, लेकिन वो कार्य करने के लिए आप में रुचि होनी चाहिए। तो बिना रुचि के बालक कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। तो राइट आंसर जाएगा आपका किसके साथ जाएगा, यहाँ पे रुचि के साथ, यानी तीसरे ऑप्शन आपका सही होगा। बिना रुचि के बालक कोई भी व्यक्ति हो, बिना रुचि अगर ना हो उसके लिए वो रुझारू ना हो तो वो किसी कार्य को नहीं कर सकता है। मान लीजिए पुरस्कार पाने के लिए आप में रुचि होनी चाहिए, आप उसके कार्य करने के लिए लगन होनी चाहिए, तो बिना रुचि के नहीं हो सकता है। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे, इसकी व्याख्या क्या है उसको देख लेते हैं। व्याख्या के अंतर्गत बताया गया है कि किसी कार्य को स्वाभाविक रुचि होना विद्यार्थियों में स्वप्रेरित होकर सीखने के बराबर होता है, जो कि बालक बिना प्रेरित हुए किसी कार्य को नहीं कर सकता है। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे, जो कि चौथा प्रश्न है। ये देखिए हमारा क्या कह रहा है कि अधिगम निर्माणशील दृष्टिकोण कहलाता है कि, या फिर कहता है कि, क्या कहता है। पहला कह रहा है कि ज्ञान को रट कर सीखा जा सकता है। देखिए रटने की बात कर रहा है यहाँ पे, जो कि रटना एक निगेटिव वर्ड है, हमने पहले ही आपको बता दिया है, जो कि गलत है। दूसरा कह रहा है शिक्षा के ज्ञान का स्रोत है,
देखिए शिक्षक ही, यहाँ पे देखिए ही, केवल, के लिए, ये सब आपके क्या है, निगेटिव वर्ड है। करा कि बच्चे स्वयं अपने अनुभव से ज्ञान का निर्माण करते हैं, एकदम सही है। राइट आंसर जितने लोगों का आया है यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा एकदम करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर, बालक स्वयं से करके ज्ञान का निर्माण करते हैं। पुरस्कार ही ज्ञान का माध्यम है। देखिए जब तक पुरस्कार मिलेगा बालक तब तक ही सीखेगा, ऐसा नहीं है। तो ये ऑप्शन जो है आपका गलत है। जितने भी लोगों का आया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा एकदम करेक्ट होगा। इसकी व्याख्या क्या है देख लेते हैं। व्याख्या के अंतर्गत बताया गया है कि निर्माणवादी दृष्टिकोण के अनुसार बच्चे स्वयं से ज्ञान का निर्माण करते हैं। केवल दिया है शिक्षक पुरस्कार या शिक्षक या पुरस्कार ही सीखने का माध्यम नहीं होता है, जो कि गलत है। आपका राइट आंसर जो गया था आपका तीसरा सही था। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे इस प्रश्न का यानी सीडीपी का, याद रखेगा सीडीपी का जो ये 5 प्रश्न है, इसमें से ये लास्ट प्रश्न करा कि सतत और समग्र मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। पहले करा परीक्षा में कठिनाई बढ़ाना, दूसरा करा केवल सैद्धांतिक जांच करना। देखिए केवल शब्द दिया है तो काट दीजिएगा, ये आपका नेगेटिव वर्ड है। तीसरा करा है बच्चे के समस्त, देखिए समस्त विकास की बात कर दिया है तो यही आपका राइट आंसर होगा, निगरानी करना। और चौथा करा है छात्रों को अनुशासन बनाए रखने के लिए, अनुशासन नहीं, यहाँ पे मूल्यांकन की बात कर रहा है तो राइट आंसर आपका जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। व्याख्या क्या है देख लेते हैं। व्याख्या में बताया गया है आपका कि सीसीई जो है सतत विकास का जो मूल्यांकन है उसके उद्देश्य में केवल अकादमिक नहीं बल्कि मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, यानी जो मानसिक है बालक के तर्क और शारीरिक उसकी जो बनावट से नहीं है, उसकी जो स्वास्थ्य से है उससे है, और सामाजिक उसके समाज में उसके परिवेश में क्या चल रहा है उसके भी विकास का मापन के होता है, सीसीई का मतलब होता है। ये थे आपके सीडीपी के 5 प्रश्न। अब बढ़ेंगे यहाँ पे हम अपने हिंदी के प्रश्न से। देखते हैं हिंदी के प्रश्न करने के लिए कितने लोग तैयार हैं। तो देखिए ये क्या कह रहा है हमारा यहाँ पे, ये हमारा कह रहा है कि भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। पहला कह रहा है कि छात्रों को कविता रटाना आपका नेगेटिव वर्ड है। दूसरा कह रहा है कि छात्रों को व्याकरण सिखाना। याद रखिएगा आप प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं 1 से लेकर 5 तक के, तो यहाँ पे व्याकरण जो है आपके उच्च कक्षाओं के लिए होगा, 6 से 8 तक के लिए होगा, ये भी गलत है। कह रहा है कि छात्रों की अभिव्यक्ति क्षमता के विकास करना, यानी बालक किस प्रकार से सीखना चाहते हैं उसका विकास करने के लिए बात कर रहा है, तो राइट आंसर आपका जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, जो कि राइट आंसर होगा। व्याख्या क्या है इसका ये देख लेते हैं। कह रहा है कि भाषा शिक्षण का उद्देश्य बच्चों के सुनने, बोलने, पढ़ने और यहाँ पे लिखने के संपूर्ण क्षमता का विकास करने के लिए होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट आप प्रश्न है आपका दूसरा, करा कि भाषा विकास, भाषा कौशल निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो पहला करा श्रवण, मतलब सुनने की बात कर रहा है, सुनने की बात कर रहा है, चिंतन तर्क करने की बात कर रहा है, वाचन बोलने की बात कर रहा है, बोलने और लेखन लिखने की बात कर रहा है। ठीक, यहाँ पे लिखने की बात कर रहा है। तो ये देखिए क्या कर रहा है कि भाषा कौशल में निम्नलिखित में से भाषा कौशल कौन सा नहीं है। अगर आप सुनेंगे तो कौशल होगा, वाचन करेंगे तो कौशल होगा, लिखेंगे तो कौशल होगा, लेकिन चिंतन आप सोच पर निर्भर करता है आपके है। यहाँ पे भाषा कौशल यानी देखिए भाषा मतलब होता है बोलना, तो अगर बोलेंगे तो सुनेंगे, बोलेंगे तो आप बोलेंगे, वाचन करेंगे, बोल कर लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे चिंतन जो होता है आप किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। तो ये जो है आपके भाषा कौशल से संबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो जाएगा आपका किसके साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इसकी व्याख्या क्या है उसको देख लेते हैं। व्याख्या में बताया गया है कि भाषा के 4 मूल कौशल होते हैं। पहला जो है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये जो चिंतन जो है एक मानसिक प्रक्रिया है, भाषा कौशल नहीं है, इतना याद रखेगा। यहाँ पे दिया है द 4 की लैंग्वेज स्किल, और यहाँ पे कह रहा है कि लिस्टनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, यहाँ पे कह रहा है रिटिंग, थिंकिंग, इज यहाँ पे कह रहा है कि कॉग्निटिव नॉट ए लैंग्वेज स्किल। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका तीसरा देखते हैं क्या कर रहा है कि अशुद्ध वाक्य की पहचान किस विधा से होती है। जो आपकी अशुद्ध गलतियां करते हैं लिखने में उसकी पहचान किससे होती है, अपठित गद्यांश से, वाक्य संशोधन से, निबंध लेखन से, संवाद से। तो राइट आंसर यहाँ पे तीसरे का किसके साथ जाएगा। अगर हम तीसरे की बात करेंगे तो वाक्य संशोधन से होती है। जितनी लोगों का आया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा एकदम करेक्ट होगा। इसकी व्याख्या क्या है उसको देख लेते हैं। व्याख्या के अंतर्गत बताया गया है कि अशुद्धियों को सुधारने की प्रक्रिया वाक्य संशोधन कहलाती है। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न करा है कि भाषा शिक्षण में कहानी का उपयोग किस लिए किया जाता है। पहला मनोरंजन के लिए नहीं, समय व्यतीत करने के लिए नहीं, भाषा कौशल के विकास के लिए केवल दिया है, काट दीजिए, बचा आपका यहाँ पे तीसरा। जितने भी लोगों का यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरा आया है एकदम सही होगा। अगर आपके कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके छोड़ दीजिए, उसे देखकर दूर करने का प्रयास किया जाएगा। जितने भी आप लोगों को भी डाउट आ रहे हैं प्रश्न में वो आप कमेंट बॉक्स में करके छोड़ दिया। बताइएगा कि आज आप लोगों ने कितने में से यानी सीडीपी हिंदी और ईवीएस में से कितने प्रश्न सही किए हैं। यहाँ पर कहा कि कहानी बच्चों की रुचि जगाती है, इन्हें नई शब्दावली और भाव व्यक्त रचना भी सिखाती है।
आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे आज की क्लास का जो यहाँ पे हिंदी की क्लास का यहाँ पे 5वां प्रश्न है यानी अंतिम प्रश्न। रचनात्मक लेखन में क्या अंतर है? पहला करा है नकल का, अनुच्छेद का लेखन का, पुरुष यहाँ पे करा पुस्तक नकल का, चौथा करा है कि शब्द की सूची का। तो राइट आंसर यहाँ पे 5वें का किसके साथ जाएगा? अगर रचनात्मक की बात करें कि क्या अंतर है, तो ये जो है पुस्तक की नकल से, याद रखिएगा, पुस्तक की नकल से नहीं होगा, शब्दों की सूची से नहीं होगा, नकल के लेखन से नहीं, अनुच्छेद के लेखन से होगी। राइट आंसर जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा एकदम सही होगा। इसकी व्याख्या क्या है उसको देख लेते हैं। व्याख्या के अंतर्गत बताया, रचनात्मक लेखन में छात्र स्वयं से विचार का अभिव्यक्ति करते हैं। जो रचनात्मक लेखक है अपने विचारों के माध्यम से लिखते हैं। अनुच्छेद, कविता, कहानी ये आदि इसके रचना है, इसके मतलब माध्यम है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपके लिए एक प्रश्न रखा गया है जो कि आप लोगों को इसका आंसर देना है। कह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम कह रहा है कि आपका यहाँ पे 60 है, एचसीएफ 5 है। यदि एक संख्या 15 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? इसका आंसर बताना है। 5 होगा, 20 होगा, 25 होगा, 30 होगा या फिर 45 होगा। इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे और बताएंगे कि आज इस जो मैथ का प्रश्न या चौथा रखा गया है इसमें इसका आंसर क्या होगा। ये चौथा प्रश्न रखा गया है, अगली क्लास जब चलाई जाएगी तो उसमें शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन आप बताएंगे कि एलसीएम आपका जो है आपका 60 है, एचसीएफ आपका 5 है। यदि संख्या यहाँ पे 15 दिया है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे पर्यावरण के 5वें प्रश्न का रहा है कि यहाँ पे जो पर्यावरण की क्लास है 5 प्रश्न इसके लिए शुरू हो गए हैं। यहाँ पे बता रहा है पंचतंत्र की कहानियाँ किस उद्देश्य को बताती है या फिर पढ़ाई जाती है? तो पहला केवल मनोरंजन के लिए, केवल शब्द दिया है काटिए। नैतिक शिक्षा और सोचने की क्षमता को बढ़ाने के लिए, एकदम सही है। राइट आंसर यहाँ पे नैतिक शिक्षा से ही होगा। जो कहानियाँ कविताएं होती हैं वो नैतिक शिक्षा से संबंधित होती हैं। जहाँ पर नैतिक दे दिया जाए और कहानी दे दिया जाए तो आपका आंसर सही होगा। जितने भी लोगों का आया ऑप्शन नंबर दूसरा एकदम सही होगा। इसकी व्याख्या क्या है देख लेते हैं। व्याख्या के अंतर्गत व्याख्या नहीं है इसमें। बताया गया है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक जल किस रूप में पाया जाता है? तो सभी लोगों को पता है कि समुद्र जो है पृथ्वी का 70% जो पानी है उसको कवर करता है। करा के रूप में पाया जाता है। पहला करा के नदियां हैं, समुद्र है, झीलें हैं और यहाँ पे करा के नले हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ पे कह रहा है कि पृथ्वी का 97% यहाँ पे 97 होगा। 97% समुद्र में पाया जाता है पानी, जो कि खारे के रूप में यहाँ पे मिलते हैं, जो कि आप में पीने योग्य नहीं होता है। इसे कह रहा है कि फेफड़ों से संबंधित रोग कौन सा है? सभी लोगों को पता है कि फेफड़े से जो संबंधित रोग है वो अस्थमा आपका है, डायरिया नहीं होगा, मलेरिया नहीं होगा, टाइफाइड नहीं होगा। ये तीनों एक ही से होंगे। लेकिन यहाँ पे जो फेफड़े से संबंधित रोग है अस्थमा से होगा, यानी आप कह सकते हैं बार बार खांसना। नेक्स्ट आपका क्या है? चौथा प्रश्न करा है कि किस जीव को किसान का मित्र कहा जाता है? सांप को कहा जाता है, गधा को कहा जाता है, केचुआ को कहा जाता है, मधुमक्खी? मधुमक्खी नहीं होगा, ये ग्रुप में रहती हैं। करा कि जीव की बात करा तो केचुए को कहा जाता है। याद रखिएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? केचुआ। अगर मान लीजिए प्रश्न में नहीं है तो आपका राइट आंसर जाएगा सांप के साथ जाएगा, यानी पहले के साथ जाएगा। लेकिन यहाँ पे कहा कि जीव को किसान का मित्र कहा जाता है, इसमें यहाँ पे केचुआ रखा गया। तो वरीता आप किसको देंगे? तीसरे को देंगे, यानी केचुए के देंगे। एकदम राइट आंसर होगा। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि हवा में ऑक्सीजन की उपस्थिति को कौन शुद्ध करता है? तो पहला करा कि अल्बर्ट आइंस्टीन, जे.सी. बोस ने, यहाँ पे करा कि जोसेफ प्रिंस्टिल ने और यहाँ पे करा कि न्यूटन ने। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा और बताइएगा कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। 5 प्रश्न रखे गए थे। अगली क्लास मैथ पे चलाई जाएगी जो कि आपके न्यूमेरिकल होंगे। और बताइएगा कि आपकी सोच क्या है कि अगली क्लास किस पे चलाई जाए, अगर व्याख्या के सही चलाई जाए या फिर संस्कृत या फिर हिंदी, बता दीजिएगा। आज की क्लास में 5 प्रश्न आपके CDP के रखे गए थे, 5 प्रश्न आपके हिंदी के, 5 प्रश्न आपके EVS के, यानी टोटल प्रश्नों की जो श्रृंखला थी यहाँ पे 15 प्रश्न के थे। आपको सही करने थे 10 प्रश्न। बता दीजिएगा कि 10 प्रश्न आप लोगों ने सही किया है नहीं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके PDF प्राप्त कर सकते हैं क्लास के बाद। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।